अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ बूलियन अलजेब्रा, और हम देखेंगे कि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर इसकी क्या यूटिलाइजेशन है। लेट्स सी कि हमारे पास एक सेट ऑफ इनपुट्स हैं, उसके अगेंस्ट हमने एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जो हमें हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट्स के को जो है वो फुलफ़िल करे। सो दैट मीन्स कि हमें कुछ सेट ऑफ इनपुट्स के अगेंस्ट कुछ हमें बाइनरी आउटपुट्स रिक्वायर्ड हैं, और उसके लिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम बेहतरीन किस्म का उसके अगेंस्ट एक सर्किट कैसे बना सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक टोल प्लाज़ा के ऊपर एक टोल बूथ है। अब इस टोल बूथ के ऊपर जो है हमारे पास सॉरी अब जब हम एक टोल बूथ के ऊपर पहुंचते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन हैं कि अगर हमारे पास गाड़ी आती है, कोई कार है, तो उसके ऊपर एक सर्टन टोल टैक्स अप्लाई होता है, और अगर कोई कार की कैटेगरी चेंज है, उसकी जगह बाइक आती है, तो उसके लिए हमारे पास जो है उसका टोल टैक्स चेंज है। सो लेट्स सी कि अगर हमारे पास एक कार अप्रोच करती है और कार के लिए जो हमें टोल टैक्स रिक्वायर्ड है दैट इज़ $0.25। सो इन केस कि अगर हमारे पास एक कार अप्रोच करे और वो हमें $0.25 टोल टैक्स पे करती है, तो हम जो गेट है उसको ओपन कर देंगे, या हमारे पास जो वो बार उसके आगे अटैच होती है वो ओपन हो जाए। और इन केस हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं इनमें से मिसिंग होती है, तो वो डोर को ओपन ना करे। सो इन अदर वर्ड्स कि अगर हमारे पास यही कैटेगरी चेंज हो जाती है एंड से कि हमारे पास एक बाइक अप्रोच करती है, और बाइक के लिए जो हमारे पास टोल टैक्स हमने डिफ़ाइन किया है दैट इज़ $0.1। सो इन केस के वो बाइक हो और वो $0.1 पे करे, तो आपका जो टोल प्लाज़ा या टोल बूथ का जो बार है वो रेज़ हो जाए। एंड इन द सेकंड केस कि अगर आपके पास गाड़ी अप्रोच होती है तो वो 0.25 जो है वो पे करे टोल टैक्स, और उसका गेट जो है वो रेज़ हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन मीट होना चाहिए। अगर वो मीट नहीं हो रहा तो वो आपका जो है वो लॉजिक फेल हो रही है। सो इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक सर्किटरीज़ अवेलेबल होती हैं। उनकी यूटिलाइजेशन से ही हम ये तमाम सर्किटरी जो है वो या ये लॉजिकल फंक्शंस जो हैं हम परफॉर्म करते हैं। इनके अंदर जो सबसे बेसिक में आती हैं इज़ द वन गेट इज़ इन्वर्टर। इन्वर्टर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई भी इनपुट हमारे पास अवेलेबल हो, ये गेट उसका ऑपोजिट हमें जनरेट करके देता है। लेट्स से कि मेरे पास अगर इनपुट के ऊपर 0 आया है, बाइनरी 0, तो उसके अगेंस्ट मेरा ये गेट जो है मुझे इसका ऑपोजिट या इन्वर्टेड वैल्यू जो है मुझे आउटपुट में जनरेट करके देगा। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास इनपुट में 0 आया है तो ये मुझे आउटपुट में 1, और अगर मेरे पास इनपुट में 1 आया है तो ये मुझे आउटपुट में 0 जनरेट करके देगा। सो ये आपका इसके आगे इसका ये ट्रुथ टेबल मौजूद है। जो डिफ़ाइन करता है कि ये गेट जो है ये इसकी परफॉर्मेंस कैसे है, या इसकी फंक्शनैलिटी आपकी क्या होगी अगर उसके पास इनपुट में जो वैल्यू अवेलेबल हो। इसी तरह हमारे पास एक और गेट है जो बेसिक गेट्स में शामिल होता है, दैट इज़ एंड गेट। एंड गेट के लिए ज़रूरी है कि मिनिमम 2 हमारे पास इनपुट्स हों। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हों तो वो देखेगा कि क्या मेरे पास दोनों इनपुट्स अवेलेबल हैं। सो दैट मीन्स कि क्या मेरे पास दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल होती हैं। अगर उसकी दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो वो आपको जो है वो आउटपुट जनरेट करने के लिए अलाउ करेगा। सो उसका अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो उसके अंदर आपको नोटिस करेंगे कि जब तक इसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो अपनी एक्टिव हाई शो नहीं करेंगी, तब तक ये अपना आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। किसी भी जब हम टेबल को रीड करते हैं तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हम जब बाइनरीज़ के अंदर बात कर रहे हो तो हम 0 को फॉल्स या 0 कहते हैं या फॉल्स कहते हैं, या अगर हम 1 की बात करें तो इसको हम ट्रू कंडीशन या 1 या एक्ट हाई, इसको भी हम हाई भी कह सकते हैं।
और इसको हम लो भी कहते हैं। सो इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं डिजिटल लॉजिक के अंदर। सो अगर आप यहाँ पे बात करें तो आपका एंड गेट उस वक्त तक परफॉर्मेंस नहीं देगा, आपकी आउटपुट हाई नहीं करेगा या आपकी आउटपुट को उस वक्त तक जनरेट नहीं करेगा या उसको ट्रू नहीं करेगा जब तक उसके पास अवेलेबल तमाम इनपुट जो हैं वो फुलफ़िल ना हो जाएं। सो दैट केस कि अगर हम इसको उसी एग्जांपल के पैराए में देखें जहाँ पे हमने देखा कि गाड़ी आपके पास कार है और वो $0.25 अपना जो है वो टूल टैक्स पे करती है, तो फिर वो आपका जो टूल बोथ का जो बार है या गेट है वो ओपन होगा। सो दैट मीन्स कि अगर वो कार है, यस इट्स अ कार, और अगर उसने आपका जो टोल टैक्स है $0.25 वो पे कर दिया है, सो दैट मीन्स आपकी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, या इन अदर वर्ड्स दोनों एक्टिव हाई हो चुकी हुई हैं या हाई हो चुकी हुई हैं, तो अब आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी। सो दैट मीन्स का आपका गेट जो है वो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आपका गेट ओपन नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास जो एक और कैटेगरी ऑफ गेट, बेसिक गेट अवेलेबल है, दैट इज़ और गेट। और गेट के अंदर ज़रूरी है कि कम से कम एक कंडीशन हमारी फुलफ़िल ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन भी हमारी फुलफ़िल हो जाती है तो वो हमें रिज़ल्ट में एक्टिव हाई दे देगा। हाँ, ये अपना परफॉर्मेंस उस वक्त तक नहीं देगा जब तक उसकी एक कंडीशन भी फुलफ़िल ना हो। सो इसके लिए कम से कम एक कंडीशन का फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। जब एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो हमें एक्टिव हाई दे देगा। इसी तरह अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखना चाहें तो हमारे पास अगर दो इनपुट्स अवेलेबल हों, ये आप देख सकते हैं, ये x और y हमारे पास दो इनपुट्स हैं, इसके ऊपर हमारे पास ये तीन हमें आउटपुट्स अवेलेबल हो रही हैं, विच इज़ एंड, और एंड नॉट। बेसिकली इन्वर्टर गेट जो है उसको हम नॉट गेट भी कहते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x और y अगर दोनों वैल्यू ज़ीरो हों तो हमारा एंड गेट की परफॉर्मेंस क्या होगी। अगर हमारी दोनों कंडीशंस ही फुलफ़िल ना हो तो जो एंड गेट है वो हमें कभी भी आउटपुट नहीं देगा। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़ीरो नज़र आएगा। इसी तरह y के ऊपर भी हमने बात की कि उसकी एटलीस्ट वन वैल्यू जो है वो हाई होना ज़रूरी है। जब तक उसकी एक भी वैल्यू हाई नहीं होती तब तक वो अपनी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों इनपुट्स जो हैं ये दोनों हमारी इनपुट्स हैं। सो जब तक हमारी दोनों इनपुट्स में से कम एक इनपुट भी हाई नहीं होगी तब तक हमें इसकी आउटपुट जो है वो हाई नहीं मिलेगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पे जब हमने नॉट गेट की बात की उसके लिए हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मिनिमम दो इनपुट्स हों, ये एक इनपुट के ऊपर भी हमें आउटपुट दे देगा। यहाँ पे जिस इनपुट को हमने यूज़ किया है दैट इज़ x, लेकिन अगर आप इसके ऊपर y के ऊपर भी देखेंगे, लेट सपोज हम यहाँ पे y लिख देते हैं, तो x की चूँकि यहाँ पे x ज़ीरो है तो इसका इन्वर्टेड वैल्यू y है। सो इन केस के अगर हमारे पास y हो तो हम उसकी वैल्यू हमारे पास क्या शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर y की इनपुट भी हमारे पास 1 है तो ज़ीरो है, तो हमारी y की आउटपुट होगी 1। इसी तरह जब हम आगे जाते हैं तो हमें जो सेकंड केस नज़र आता है दैट इज़ कि हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। सो हमने बात की थी कि जब आपने एंड गेट की आउटपुट देखनी हो तो उसके लिए दोनों इनपुट्स का हाई होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक हाई है और दूसरी हाई नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं देगा। हाँ, और गेट के लिए मिनिमम एक इनपुट का हाई होना ज़रूरी है, इसलिए वो यहाँ पे आपको 1 आउटपुट दे रहा है। इसी तरह जब आप x बार की बात करेंगे, x बार बेसिकली जब भी हम x लिखते हैं तो x बार जो होगा, अगर इसके ऊपर आप बार लगा दें तो ये इन्वर्टेड का साइन रिप्रेजेंट करता है, इसको इन्वर्टर कहते हैं। इसी तरह हम x के ऊपर इस तरीके से बार लगा दें तो ये भी आपका इन्वर्टर में ही कहलाएगा।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉट के आगे एक्स बार लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको इन्वर्टर को शो कर रहा है। अच्छा, इस तरह आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स चूँकि 1 है तो एक्स बार की वैल्यू ऑटोमेटिकली जब उसको इन्वर्ट कर देंगे तो वो 0 हो जाएगी। एंड अगर हम y की बात करें तो y चूँकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी। इसी तरह जब हम अगली वैल्यू के ऊपर जाके देखते हैं तो हमें अगली वैल्यू में हमें क्या चीज़ मिलेगी, हमें x और y चूँकि दोनों 1 हैं तो एंड की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों का 1 होना ज़रूरी है एंड के आउटपुट को 1 कराने के लिए। जबकि और गेट के लिए चूँकि मिनिमम 1 हमें रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पे दोनों 1 है, इसलिए हमें यहाँ पे आउटपुट में 1 ही मिल रहा है। और अगर हम x बार की बात करें विच इज़ एन इन्वर्टेड वैल्यू ऑफ योर x, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो हमें इन्वर्टेड वैल्यू 0 मिली। और y भी चूँकि यहाँ पे 1 है तो हमारी y बार की वैल्यू, सॉरी इसको y बार कहेंगे, y बार की वैल्यू जो है वो भी 0 हो जाएगी। इसी तरह हम आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 हो तो हम चूँकि मिनिमम एक वैल्यू का 1 होना ज़रूरी है फॉर योर और गेट, तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा लेकिन यहाँ पे 0 मिलेगा क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू 0 हो चुकी है। और यहाँ पे आपको x नॉट की वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपको x 0 मिल रहा है तो x बार की वैल्यू 1 हो गई। एंड सेम अगर आपकी यहाँ पे y की वैल्यू 1 है तो हमारे पास वैल्यू y की 0 हो गई। सो ये आपकी वेव फॉर्म जो है इसी तरीके से बनेगी कि जब भी हमारी वैल्यू, अगर हम इसका कॉन्टिन्यूस साइकिल देखें तो जब भी हमने रिप्रेजेंट करना हो किसी वेव फॉर्म में तो लोअर एरिया आपका 0 कहलाता है और ये 1। जितनी मरतबा आपकी वैल्यू 1 होगी हम उसको ऊपर ले जाएंगे और 0 के लिए हम उसको नीचे ले आएंगे। सो दैट मीन्स जब भी 0 से 1 होगा तो हम उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जब भी वैल्यू 1 से 0 होगी तो हम उसको नीचे की तरफ ले आएंगे। तो ये आपकी वेव फॉर्म बनती जाएगी और आपके लॉजिकल फंक्शन जो हैं कि जब वो 1 होता है और 0 होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन देती जाएगी। अच्छा, इसी तरह हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आपके पास 3 इनपुट का गेट अवेलेबल हो, तो मैंने आपसे बात की थी कि मिनिमम 2 इनपुट की वैल्यू जो है वो आपके रिप्रेजेंट होगी। इसी तरह अगर हम 3 इनपुट की बात करें तो अगर आप 3 इनपुट की बात करेंगे तो अगर तो वो एंड गेट है तो उसके अंदर वही सेम रूल चलेगा कि उसके पास कम से कम तमाम की तमाम वैल्यूज़ का 1 होना ज़रूरी है तब वो अपनी इनपुट देगा। यहाँ पे आप जिस गेट को देख रहे हैं दैट इज़ और गेट। और गेट के अंदर सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि और गेट के अंदर आपको कम से कम एक वैल्यू के ऊपर आपको 1 मिलेगा तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक सिनेरियो ऐसा है जिसके अंदर तमाम के तमाम 0 हैं। ये ट्रुथ टेबल बनता किस तरीके से है इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ट्रुथ टेबल बनता किस तरीके से है। सो हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स 3 हैं। सो दैट मीन्स कि मेरे पास n की वैल्यू 3 हो गई और मेरे पास नंबर ऑफ़ उनके कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं। ये चूँकि हम एक बाइनरी के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2⁻³ बनेगा जो कि 8 बनता है। तो अगर आप ये नोटिस करेंगे ये तमाम के तमाम 8 कॉम्बिनेशंस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चूँकि आपका वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए 7 पे जाके ख़त्म होगी और इनको आप काउंट करेंगे तो ये 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो हम इन तमाम कॉम्बिनेशंस पर ये देखते हैं कि हमारे पास हमारा जो गेट है या लॉजिकल गेट जिसको कह सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। सो इन दैट केस सिर्फ 0 0 0
एक्सक्यूज मी। तो हमने इस केस में यहाँ पे ये देखना होगा कि इन तीनों, अगर क्योंकि यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे बने 8। इन 8 के ऊपर जो है हमारा सिस्टम क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। इफ़ एनी कॉम्बिनेशन अपीयर्स, तो उसके ऊपर हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस या उसके ऊपर उसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी। सो ये हमारे पास 3 इनपुट की वैल्यू के ऊपर हमने इसको जज किया कि उसके ऊपर क्या आंसर आएगा। आगे हम जाके देखते हैं कि आपके पास इंटरप्रिटेशन, अगर हमारा ऑर्डर चेंज हो जाए तो आपकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 2 गेट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, जिसमें एक गेट की आउटपुट दूसरे गेट की इनपुट बन रही है, और पहले जो गेट लगा हुआ है दैट इज़ ऑर गेट, और उसके बाद जो पहले गेट की आउटपुट निकल रही है वो एक और इनपुट के साथ एंड हो रही है। सो पहले आपने वैल्यू और की 2 वैल्यूज़ को, और जो आंसर आया उसको आपने तीसरी इनपुट के साथ एंड करवा दिया। सो ये दोनों लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे जो आपने पहले 2 वैल्यूज़ को और किया उन दोनों को आप ब्रैकेट में लगा दें। अब ये दोनों जो हैं वो तीसरी के साथ एंड होने जा रही हैं। सो दैट मीन्स कि ए और प्लस बी, ये जो आपके पास एक वैल्यू का आंसर जनरेट होके आया था, ये तीसरी वैल्यू के साथ आपका एंड हो जाएगा। सो दैट विल बी द आंसर। पहले आपका और होगा और उसके बाद आपका वैल्यू जो है वो एंड होगी। सो चूंकि ये इसका रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट के साथ जो पहले गेट का, ये आपका गेट 1 है और ये आपका गेट नंबर 2 है। सो गेट 1 की आउटपुट जो है वो गेट नंबर 2 की इनपुट बन रही है। सो इसके अंदर हमारा ए और बी अलग-अलग नहीं आएगा। ए और बी चूंकि दोनों के कंबाइंड इफेक्ट आ गया है, उसका कंबाइंड इफेक्ट दूसरे गेट की इनपुट बनेगा और वो तीसरी इनपुट के साथ एंड करके अपना रिजल्ट जनरेट करेगा। इसी तरह हमारे पास कुछ बेसिक लॉज हैं या कुछ तरीक़ेकार डिफ़ाइंड हैं कि हमारा बूलियन अलजेब्रा जो है ये कैसे परफॉर्मेंस देगा। तो अगर आप या बिहेव करेगा, तो हमारे जो जो पहला आपका बिहेवियर है दैट इज़ आइडेंटिटी, इसका एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहता है कि अगर आप एक कोई भी इनपुट है उसके अंदर आप 0 को ऐड कर दें तो आंसर ए ही होगा। सो दैट मीन्स कि अगर मेरी ए की वैल्यू 0 होती है और दूसरा मेरे पास इनपुट बी है जिसकी वैल्यू 0 है, मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ 0। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये मैंने दोनों कॉम्बिनेशंस बना लिए इसके लिए। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास इनपुट ए है और दूसरी इनपुट बी है, बी इनपुट चूँकि हमने यहाँ पे कह दी 0 है तो हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं, जबकि ए की इनपुट 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। क्योंकि ये एक सिंगल बिट की इनपुट है तो हम इसके लिए सिंगल बिट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आउटपुट मेरे पास क्या जनरेट होगी, अगर मेरे पास उसके अंदर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा बिहेवियर है और गेट का। और गेट को जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम a प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन आइदर केस एक भी वैल्यू 1 हो गई तो आंसर जनरेट हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर ये भी 1 हो गया और ये 0 हो गया तो चूंकि ये ऐड हो रहे हैं तो रिजल्टेंट हमारा 1 हो सकता है। सेम केस जब हम सेम केस तो नहीं कहना चाहिए, अगर हम बात करें एंड गेट की, तो एंड गेट में चूंकि कम से कम तमाम वैल्यूज़ का 1 होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम तमाम इनपुट्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। उसकी वजह ये है कि जब तक दोनों 1 ना हो तब तक आपकी आउटपुट 1 नहीं आएगी। अगर इनमें से एक भी 0 हो गई तो ये 1 नहीं हो सकता। तो इसलिए हम एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली a मल्टीप्लाई बाय b और गेट के लिए a एडिशन ऑफ b से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे चूंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो ये और ऑपरेशन है। तो और ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, 0 प्लस 0, चूंकि ये दोनों ही वैल्यू 0 हैं तो हमारे पास 0 आएगी, और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1।
सो अगर आप इसका बिहेवियर देखेंगे तो ये वही बिहेवियर है जो ए का बिहेवियर है। सो दिस इज आइडेंटिकल टू ए, इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर ए के अंदर आप 0 को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। इसी तरह जब हमने बात की ए को मल्टीप्लाई किया है, अच्छा इसी को हम दूसरा काउंटर पार्ट के तौर पे भी अगर हम इसको चेक कर लें तो अगर आप यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि मेरे पास 0 की जगह 1 हो गया है, तो ये अब हमारी कंडीशन ये वाली होल्ड नहीं करेगी। ये हमेशा आंसर ए प्लस 1 के केस में आंसर हमेशा 1 ही आएगा। अब वो देखते हैं कैसे। चूंकि हमने कहा कि यहाँ पे ये और गेट और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस 1, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या जनरेट होती है। 0 प्लस 1 हमारे पास बेशक 1 आएगा, 1 प्लस 1 हमारे पास हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेशन है। हमने पीछे देखा था कि लॉजिकल में एक भी 1 हो जाता है और गेट के अंदर तो उसकी आउटपुट 1 आएगी, और ये लॉजिकल और ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है। सो दैट मीन्स अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो वो एग्जैक्टली ये वाली परफॉर्म कर रहा है, विच इज़ 1, नॉट दिस। सो ये आपका इसका ऑपोजिट भी मैंने यहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया है। इसी तरह मैं अब आगे इसको सेकंड प्रॉपर्टी इसकी दिखाता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट की है, दैट इज के ए को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर हमेशा ए आएगा। इसकी वजह क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास आई 0 और 1, और बी जो हमने कांस्टेंट लिया हुआ है उसकी वैल्यू आ गई 1। ये चूंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो ये बिहेवियर जो है ये एंड का देगा। सो एंड का बिहेवियर ये कहता है कि अब उसके लिए दोनों वैल्यूज का 1 होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम 0 और 1 को देखें तो आउटपुट हमारे पास आएगी 0, और 1 के केस में जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1। सो अगर आप इसको नोटिस करें ये बिहेवियर किस किस्म का है, तो ये बिहेवियर आपको ए वाला बिहेवियर नजर आएगा। सो ये आइडेंटिटी भी इस तरह ही होल्ड करती है। और अगर आप इसको ऑपोजिट जो है वो परफॉर्मेंस में देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं कि अगर हम b की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो 0 और 0 विल बी इक्वल टू 0, और 0 एंड 1 विल बी इक्वल टू 0। सो अगर आपकी वैल्यू 1 की बजाय 0 हो जाए तो उसका बिहेवियर जो है वो कांस्टेंट बिहेवियर हो जाएगा, बजाय एक वेरिएबल बिहेवियर हो। ये बिहेवियर जो हैं ये हमारे पास जो कुछ बेसिक लॉज हैं इनके बेस के ऊपर हम जाके अपनी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी को डिज़ाइन करते हैं। सो दीज आर बेसिकली द बेसिक 3 गेट्स, एंड, और, एंड नॉट गेट्स। इसकी बेस पे हमारे पास और भी लॉज अवेलेबल हैं। इनमें जो 2 और इम्पॉर्टेंट लॉज हैं दैट इज़ योर कम्यूटेटिव लॉ एंड योर एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपका ए और बी दोनों ऐड हो रहे हों तो वो इक्वलेंट बिहेवियर शो करेंगे जो बी और ए का बिहेवियर हो। सो इन दोनों के बिहेवियर में एडिशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ए के साथ बी को और करें या बी के साथ ए को और करें, बिहेवियर सेम होगा। वैल्यूज़ भी आपकी अगर आप इसका और गेट को अगर आप देखेंगे तो आपको बिहेवियर सेम नज़र आएगा। जहाँ पे मैं आपको और का शो करवाता हूँ, सो आपको जो बिहेवियर चेंज नज़र आएगा दैट विल बी, अगर मैं यहाँ पे 0 1 1 0 0 1 1 एंड 1। सो आपको यहाँ पे जो डिफरेंस नज़र आएगा वो ये, आप ये चीज़ देखें दोनों के अंदर आपको आंसर 1 है, 0 0 0 1 1 एंड 1। तो आपका चाहे 1 0 कॉम्बिनेशन हो या 0 1 कॉम्बिनेशन हो, आंसर सेम है। सो यही आपका बिहेवियर
ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए के अंदर भी आएगा, उसके अंदर भी आपको ये बिहेवियर क्यों शो होगा वो आप देख सकते हैं। कि मेरे पास 0 0 इज इक्वल टू 0 एंड के केस में 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 1 इज इक्वल टू 1। सो इन दोनों के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे चाहे 1 0 हो चाहे 0 1 हो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, दोनों का बिहेवियर सेम ही है। इसीलिए आपकी जो कम्यूटेटिव लॉ है ये दोनों एंड और ऑर गेट दोनों पे होल्ड करता है। चाहे आप एडिशन पहली वैल्यू को दूसरे में कर लें या दूसरी को पहले में कर लें, वैल्यू का आंसर सेम होगा। इसी तरह आप ए को बी के साथ एंड करें या बी को ए के साथ एंड करें, कोई फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह हम आगे बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास ए को बी प्लस सी के अंदर ऐड कर रहे हों तो आपका बिहेवियर, आपका जो ब्रैटिसेस हैं, आप उसको रिप्लेस कर दें पहले के ऊपर। ए अगर आपका जो है बी और सी के ऊपर ब्रैटिस अप्लाइड है, तो अगर आप वो बी प्लस सी के बजाय आप उसको ए प्लस बी पे अप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही एंड हो रहे हैं, सॉरी तीनों ही और हो रहे हैं। आप किसी एक की वैल्यू को दो वैल्यूज़ को आप पहले और करें, उसको तीसरी के साथ और करें, उसका बिहेवियर वही होगा जिसको आपने पहले दो आखिरी दो वैल्यूज़ को और किया और उसके साथ पहले को आप और कर रहे हो, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, चाहे आप पहले किसी दोनों को कर लें या बाद में किसी दोनों को कर लें। सेम बिहेवियर आपका एंड गेट के अंदर भी है कि अगर चाहे आप पहली दो वैल्यूज़ को एंड करके तीसरी के साथ एंड करें या आप बाकी सेकंड एंड थर्ड वैल्यू को एंड करें और उसके बाद उसको जो है पहली के साथ एंड करें, रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर आपको साइन सेम ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। इसी तरह अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है और बाहर मल्टीप्लिकेशन है, अंदर अगर एडिशन हो रही है तो बाहर भी एडिशन ही हो रही है। इसलिए आपको डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह हम आगे चलते हैं और अगले लॉ की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पे हमें दो चीज़ें चेंज नज़र आएंगी, दैट इज़ के हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो साइन है और जो ब्रैकेट के बाहर हमें साइन नज़र आ रहा है, दोनों डिफरेंट है। जब हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर साइन डिफरेंट हो तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। दैट इज़ के आपका जो बाहर वाली वैल्यू है वो इसके साथ भी अपना बिहेवियर शो करेगी और वो तीसरी वैल्यू के साथ भी बिहेवियर शो करेगी। इसी तरह और वो बिहेवियर क्या होगा कि वो ए को बी, जो आपका बाहर साइन मौजूद था, जो बाहर आपका साइन मौजूद है वो आपका पहला एलिमेंट उस साइन के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और वो पहला ऑपरेटर जो है वो पहला इनपुट जो है वो तीसरी इनपुट के साथ भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगी जो उसके साथ अटैच हुई हुई है। सेम आप सेकंड उसमें देखेंगे कि आपका ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, तो जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका बिहेवियर भी यही आएगा कि वो पहला ऑपरेटर या पहली इनपुट अपने ऑपरेशन को सेकंड इनपुट के साथ भी परफॉर्म करेगा, प्लस जो कि उन दो के दरमियान मौजूद था, और अपना जो पहला इनपुट है वो तीसरे के साथ भी अपना जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। और ये दोनों की जो परफॉर्मेंस है ये इक्वलेंट होगी। दैट मीन्स कि मैं चाहे ए मल्टीप्लाई सी करूं और ए मल्टीप्लाई बी करूं, या इन दोनों को पहले एंड करवाऊं और इन दोनों का रिजल्ट जो है आपस में और करवा दूं, ये सेम आंसर देंगे जो आपकी ए डॉट बी प्लस सी आंसर देगा। इसको एक बिहेवियर के तौर पे हम चेक कर लेते हैं कि मेरे पास ए बी और सी है और हमारे पास उसका आंसर क्या जनरेट होता है। लेट्स सी 0 0 0 0 0 1 1 सॉरी 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 0 1 5 6 and 7। सो ये हमारे पास इनपुट्स हैं। अब हम इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि अगर मेरे पास बी प्लस सी को हम ए के साथ एंड करें तो हमारे पास क्या बिहेवियर आता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डॉट बी प्लस सी। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने बी और सी को एंड करना है, सॉरी और करना है, और इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने ए के साथ एंड करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी प्लस सी ये दोनों ज़ीरो हैं। इन दोनों को अगर आप और कर भी लेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, और जो ज़ीरो है उस ज़ीरो को अगर मैं ज़ीरो के साथ एंड करूँगा तो आंसर मेरे पास ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह 0 और 1 को अगर मैं और करूँगा तो आंसर आएगा मेरे पास 1, और 1 को मैं ए के साथ एंड करूँगा तो रिज़ल्ट मेरे पास अब भी 0 आएगा, क्योंकि एंड के लिए दोनों इनपुट्स का 1 होना ज़रूरी है। सेम 1 प्लस 0 1 और 0 का आंसर आएगा 1, लेकिन इन दोनों का आउटपुट जो है उसको हम ए विच इज़ 0 इसके साथ एंड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 अगेन। 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1, लेकिन 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 will be 0, and 0 plus 0 multiplied by 1 will be equivalent to 0. 1 plus 0 will be equivalent to 1, and 1 plus 1, sorry, 1 multiplied by 1 will be equivalent to 1. Same 1 addition of 0 will be equivalent to 1, and 1 multiplied by 1 will be equivalent to 1. 1 addition of 1 will be equivalent to 1, and 1 multiplied by 1 will be equivalent to 1. So basically आपने ये चीज़ देखी कि ये हमने यहाँ पे B और C के ऊपर और गेट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उसके आंसर के साथ हमने A को एंड कर दिया, तो हमारे पास ये बिहेवियर शो हुआ विच इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इनपुट्स A, B and C। अब हम इसका बिहेवियर दूसरी साइड का देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी लेंथी परफॉर्मेंस करके देखते हैं। पहले हम इनके ए और बी के रिजल्ट्स बना लेते हैं और उनको फिर बाद में हम ऐड कर लेंगे, या उसके ऊपर हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और सी। ए इज़ इक्वल टू 0 एंड सी इज़ इक्वल टू 0। सो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई या जिसको आप एंड कहते हैं, ए एंड सी विल बी इक्वल टू 0। ए एंड सी इज़ इक्वल टू A and C will be equivalent to 0. A and C will be again equivalent to 0. A and C is equivalent to 0 again. A and C again 0. A and C is equal to 1, क्योंकि यहाँ पे A भी 1 है और C भी 1 है। नेक्स्ट में A आपका 1 है और C 0 है, so that means it's again 0. A and C is equal to 1. इसी तरह इसको हम ऐड का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे। सॉरी, ओवरराइटिंग हो रही है यहाँ पे। और अब हमने देखना है ए एंड बी। जब हम ए एंड बी करेंगे तो ए एंड बी दोनों 0 हैं, तो ये आ गया 0। ए एंड बी 0, ए एंड बी 0, ए एंड बी 0, ए एंड बी
is equal to 0, a and b is again 0, a and b is equal to 1. A and b is equal to 1. So the answer will be equivalent to अब आप देखेंगे इन दोनों को जब हमने और करना है तो 0 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज 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 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगर आप ये देखेंगे तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है जो आपने a डॉट b प्लस सी देखा था। इसी तरह 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आपने ये देखें कि आखिर में जो इधर 3 आए थे ये रिपीट कर रहे हैं इधर। सो दैट मीन्स कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये होल्ड करती है ऑन बोथ साइड्स। सो आई थिंक ये आपको चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद जो चीज़ हमने देखनी है दैट इज़ डुअलिटी। डुअलिटी क्या होती है? जब हम डुअलिटी की बात करते हैं तो डुअलिटी ये कहती है कि अगर हम अपने जो टर्म है जिसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है a प्लस इंटू ब्रैकेट ऑफ b इंटू सी, अगर हम इसके साइंस को रिप्लेस कर दें एक दूसरे के साथ और जहाँ जहाँ ज़ीरो आता है वहाँ को 1 और 1 को 0 से रिप्लेस कर दें तो उसका बिहेवियर सेम होगा। सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे प्लस को मल्टीप्लाई से और मल्टीप्लाई को एडिशन से मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो उसका बिहेवियर सेम होगा। अगर आप इसी के नीचे देखें तो ये इसकी रिप्लेस्ड फॉर्म है कि जहाँ पे आपने एडिशन को आपने मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया और b डॉट सी था तो आपने डॉट को प्लस के साथ रिप्लेस कर दिया। सो दैट मीन्स कि आप इन दोनों की जो बिहेवियर है वो सेम होगा। और इसके अंदर इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिप्लेस ऑल positive signs with the multiplication signs and all multiplication signs with the addition signs and all ones with zeros and all zeros with ones। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि all zeros with ones and all ones with zeros, तो ये बेसिकली जब आपके ट्रूथ टेबल बनता है तो इसका जो आंसर आप लिखते हैं वहाँ पे आता है। ये इंशाल्लाह आगे जाके जब हम देखेंगे, जब हम इक्वेशंस बनाएंगे ट्रूथ टेबल से, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हम जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हम किसी इक्वेशन को ट्रूथ टेबल से बनाते हुए हम उसके या तो मिन टर्म्स देखते हैं या मैक्स टर्म्स देखते हैं। तो ये आपको उस वक्त वहाँ पे ज़्यादा पॉइंट और ज़्यादा क्लैरिटी में आएगा कि जब हम वहाँ पे मिन टर्म्स को यूज़ करते हुए इक्वेशन बना रहे हों या मैक्स टर्म्स को यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशन बना रहे हों तो हमें दोनों के केस के अंदर हमें आंसर सेम मिलेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे जो सर्किट है उसकी कंपोजिशन आपको चेंज लगे, यानी कहीं पे आपको एक अगर हम मिन टर्म्स का सर्किट बना रहे हों तो उसके अंदर कहीं आपको एंड गेट नज़र आ रहा है, जबकि आप मैक्स टर्म्स के अंदर वही चीज़ बना रहे हो तो एंड की जगह और की रिप्लेसमेंट नज़र आ रही हो, लेकिन दोनों का आंसर आपको सेम नज़र आएगा। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी। इसी तरह हमारे पास एक और जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर हम जो इनपुट है उसको हम उसका इन्वर्टर लें और जो हमने वैल्यू आंसर आया है उस वैल्यू को दोबारा इन्वर्ट कर दें तो आंसर हमारे पास वही आएगा जो ओरिजिनल वैल्यू थी। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास एक a वैल्यू है और इसके ऊपर मैंने इन्वर्टेड अप्लाई कर दिया है तो मेरे पास वैल्यू आएगी विच इज़ a प्राइम। लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू के ऊपर दोबारा इन्वर्टर अप्लाई कर दूं तो मेरी पास जो वैल्यू आएगी वो होगी a प्राइम का प्राइम, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ये। तो ये इसका इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली वही ओरिजिनल वैल्यू होगी जो आपने
इनपुट में दी थी। सो दैट मीन्स कि अगर मेरी वैल्यू इनपुट में 0 है तो इन्वर्टेड वैल्यू हुई 1, और अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो इसकी इन्वर्टेड वैल्यू क्या हुई, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह अगर मैं इनपुट में वैल्यू 1 दूं तो इसकी इन्वर्टेड वैल्यू होगी 0, और अगर मैं इसको दोबारा इन्वर्टर से गुजारूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो दैट मीन्स कि आपकी इनपुट की इन्वर्टेड वैल्यू को अगर हम दोबारा इन्वर्ट कर दें तो वो दोबारा आपकी इनिशियल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। होपफुली आपको समझ आया होगा पॉइंट। इसी तरह हमारे पास एक और जो थ्योरम मौजूद है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक वैल्यू a है और उसके साथ आप एडिशन कर रहे हैं a इंटू बी की, तो आपका आंसर जो है, जो a और b की वैल्यू है उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी a मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दैट मीन्स कि आपका ये इसकी वैल्यू जो भी हो वो इसके अंदर a के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखते हैं कैसे। मेरे पास एक वैल्यू है a और एक वैल्यू है b, तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो मेरे पास अगली जो वैल्यू तैयार होगी उसको भी हम बना लेते हैं a एंड b। तो a एंड b की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर इन दोनों को हम a एंड b बेसिकली इक्वल टू a डॉट b है, विच इज़ योर एंड 0 into 0 will be equivalent to 0, 0 into 1 will be equivalent to 0, 1 into 0 is equal to 0, and 1 into 1 is equal to 1. So in that case अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो बनेगा a प्लस a b। ये हमारा रिजल्ट, ये हमने जो भी जनरेट किया है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, अब हम इस वैल्यू को लेंगे और इस वैल्यू को लेंगे और देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 0 इंटू 0 प्लस 0 या 0 और 0 विल बी इक्वल टू 0, 0 और 0 विल बी इक्वल टू 0, 1 और 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 और ए बी इक्वल टू 1। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसका बिहेवियर क्या है, इसका बिहेवियर एग्जैक्टली वही है जो आपका ए का बिहेवियर था। वट एवर द वैल्यू ऑफ ए बी इज़, उसका बिहेवियर जो है वो ए वाला ही शो होगा। सो दैट मीन्स कि अगर आप ए के अंदर ए बी की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू एब्जॉर्ब हो जाएगी या डिसअपियर हो जाएगी, और उसका बिहेवियर जो है वो आपको नज़र आउटपुट में नहीं आएगा। इसकी नीचे जो है आपको यहाँ पे इसकी डेरिवेशन नज़र आएगी। सो डेरिवेशन आपकी जो है ये उन्हीं थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हुई है जो आपने ऊपर पढ़े हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास a है, अगर हम इस a को हम a.1 कर दें तो उसकी हमने बात की थी कि उसकी वैल्यू जो है वो वही होगी जो a की होगी। ये आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, हमने जब ऊपर जब दो लॉज पढ़े थे, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे हमने ये बात की थी जहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं आप, a+1 इज़ इक्वल टू a। तो यही लॉ हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे ये किया कि a+1 को अगर हम a भी कह दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और a की जगह हम a+1 को रिप्लेस कर दें तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस a भी है तो हम इसके अंदर से अगर a को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस b बन जाएगा। तो 1 प्लस b का जो बिहेवियर है ये भी आपने ऊपर वहीं पर लॉ देखा था कि b+1 बन जाएगा, तो वो रिप्लेस कर देगा 1 से, क्योंकि a के अंदर या b के अंदर आप a को 1 को ऐड कर दें तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो अगर आपका वो 1 ही आएगा तो अगर आप उसको a के 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर a आएगा, जो कि आपने ये अभी ऊपर देखा है a.1 की सूरत में। इसकी बात कर रहा हूँ।
इसी तरह हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी लॉ है, और सॉरी लास्ट थ्योरम है। इसके बाद हम इसको लेक्चर को समराइज़ करके एंड करेंगे। इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है a प्लस बी, अगर हम उस वैल्यू को इन्वर्ट करें या उसका हम प्राइम लें, तो वो अपना साइन और अपनी वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देगा। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास a प्लस बी प्राइम है, मैं इस वक्त प्राइम को ऊपर बार के तौर पर रिप्रेजेंट करूँगा। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये प्राइम जो है ये इसके अंदर जब डिज़ोल्व होगा तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट पे जाके अटैक करेगा या अप्लाई होगा। सो दैट मीन्स कि ए के ऊपर भी प्राइम आ गया, प्लस के ऊपर भी प्राइम आ गया, और बी के ऊपर भी प्राइम आ गया। तो जब ए के ऊपर प्राइम आएगा तो ये तो ए प्राइम बन गया। प्लस साइन के ऊपर जब प्राइम आएगा तो ये अपना साइन इन्वर्ट कर देगा, प्लस से ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद जो थर्ड वैल्यू बचती है दैट इज़ बी प्राइम, तो ये आपका बी प्राइम ये बन गया। सो यही अगर आप नोटिस करें तो यही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, और यही सेम इसका ऑपोजिट आपको बताया गया है कि अगर आपके पास ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके ऊपर अगर आप प्राइम लेंगे तो ये जब अंदर डिज़ोल्व होगा तो ये ए के ऊपर प्राइम आएगा, मल्टीप्लाई के साइन के ऊपर प्राइम आएगा, और बी के साइन के ऊपर प्राइम आएगा। ए आपका इन्वर्टेड ए बन गया, मल्टीप्लाई के ऊपर जब प्राइम आया तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरह बी के ऊपर आया आपका प्राइम आएगा तो वो बी इन्वर्टेड में आ जाएगा। और ये इसकी नीचे आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है सेम लॉ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है जिसमें a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस z, और z जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस a के साथ, और ये जो है ये प्राइम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अगर हम इसको यहाँ पे साइड पे इम्प्लीमेंट करके देखें तो आप ये देखेंगे a b प्लस z इंटू x प्लस a प्राइम, और ये चूँकि मैं इसका ब्रैकेट साइन चेंज कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपका ये प्राइम लगा हुआ है। सो दैट मीन्स कि अगर इसके प्राइम को मैं डिज़ोल्व करूँगा तो ये यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और a प्राइम प्लस b प्लस z इंटू x प्लस a प्राइम के ऊपर प्राइम आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको मज़ीद डिज़ोल्व करेंगे तो a प्राइम सॉरी प्लस, अब जब इसके अंदर हम प्राइम को डिज़ोल्व करेंगे तो b के ऊपर बार आ जाएगा, और प्लस के ऊपर जो है चूँकि प्लस का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इसी तरह z के ऊपर प्राइम आ जाएगा, और आपका x जो है इसके ऊपर प्राइम आ जाएगा, और a जो है चूँकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सॉरी z और इसके दरमियान जो यहाँ पे था वो आपका मल्टीप्लाई का साइन था, तो यहाँ पे एडिशन का साइन आ गया। और यहाँ पे x के बाद जो है चूँकि एडिशन का साइन था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। a के ऊपर प्राइम है तो प्राइम का दोबारा प्राइम लें तो हमने भी देखा था कि वो दोबारा a में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि आपके पास अब जो चीज़ आएगी दैट विल बी लाइक दिस। इसको आप ज़रा रीअरेंज करके दोबारा लिख सकते हैं, a प्राइम प्लस b प्राइम z प्लस x इंटू a, सॉरी x प्राइम a। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसकी समरी है
वो क्या कहती है। आपने अभी जो तमाम चीज़ें देखी उनमें आपने इसके बेसिक जो 3 लॉजिक गेट्स हैं, एंड, और एंड नॉट। नॉट गेट बेसिकली जो आपने इन्वर्टर गेट देखा वो था, उनका बिहेवियर आपने देखा और उनकी वेव फॉर्म आपने देखी कि वो कैसे बनती है। आपने जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है कि आप मल्टीपल गेट्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो उसकी आप इक्वेशन किस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। इसी तरह आपका जो है बाइनरी जो उसका टेबल है या वेरिएबल्स हैं उनकी एक दूसरे के साथ एसोसिएशन या कम्यूटेटिव उसकी बिहेवियर उसका वो कैसे शो करेगा। और एट द एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज़ योर डी मॉर्गन्स रूल, जो कि आपका मल्टीपल जगह पे आपको आगे मदद देगा। और इसकी वजह से आप अपने सर्किट को जो कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है उसको सिंप्लीफाई करने में ये रूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। सो होपफुली ये आपको जो है वो लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसकी मज़ीद डिटेल्स हम अगले लेक्चर में या सेकंड पार्ट में देखेंगे।